नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। अब यहां पर हम ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, एक गाड़ी है जो कुछ वेलोसिटी va से ट्रैवल कर रहा है और इसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन है a। ठीक है, अब सबसे पहली जरूरत किसकी है? ऑब्जर्वर की, हु इज वाचिंग, देख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अ फिक्स्ड पॉइंट टू मेजर का ये जो पोल है ना, जहां पोल है उसको मान लो x = 0। और अब ले लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी द होल सेटअप अराउंड यू, रोड प्लस पोल, इन व्हिच यू डिस्क्राइब द कार्स मोशन। मतलब ये पोल ले लिया और पोल से एक लाइन खींच दी, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर है नेगेटिव एक्स एक्सिस। हमारा ऑब्जर्वर घड़ी लेकर खड़ा है, जैसे ही शुरू कर देगा t = 0 से अपना काम स्टार्ट है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एनालाइजेशन, नॉट द लिटरल स्टार्ट ऑफ मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक है अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक, यानी हिस्सा रोड पे चलता है, और एक है मोशन अंडर ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के अंदर यानी वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। इफ आई एम बीइंग द ऑब्जर्वर, आई एम टेकिंग दिस एज अ हॉरिजॉन्टल, दिस एज अ वर्टिकल। तीन इक्वेशन क्या है? मैंने बॉडी मूव्स अलोंग द स्ट्रेट ट्रैक, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट कर रही है s, जिसकी वेलोसिटी v हो चुकी है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी u थी और कुछ टाइम t के बाद ऐसा हुआ है, आई कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। द फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन दीस टर्म्स कौन कौन से हैं? क्या क्या बोला? तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम t, डिस्प्लेसमेंट जो कि पोजीशन पर डिपेंड करता है डेल्टा x पर, तो पोजीशन डिपेंडेंसी, और एक्सेलरेशन। इनको आपस में जब आप कोरिलेट कर देते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्योंकि अब हम उसको यूज करने वाले हैं। तो हमने पहली इक्वेशन क्या पढ़ी थी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v = u + at। यहां पे आप लिनियरली चेंजेस या वेरीज विद टाइम। ठीक है, अरे क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है भैया, ये तो कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल रहा हूं, u 0 को नॉन 0 आपने क्या पता? पहला इक्वेशन का पहले इक्वेशन आप नोटिस करिए ना, तो यहां पे कहीं चेंज इन पोजीशन नहीं है, यहां पे वेलोसिटी है, फाइनल, इनिशियल, एक्सेलरेशन और टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है s = ut + ½ at²। यहां पे ये जो s है वो है डिस्प्लेसमेंट विच इज डिफाइंड एज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट के दो पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट है वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का, और एक पार्ट है एक्सेलरेशन का। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा तो s = ut हो जाता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। डिस्प्लेसमेंट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो आप एकदम बेसिक केस में नवीं क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिस्टेंस = स्पीड × टाइम बस। लेकिन क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन भी हो सकता है तो एक्सेलरेशन का पार्ट है जो आपका ½ at², और एक और यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सेलरेशन है तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन t² से बदल रहा है। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन है v² = u² + 2as। टाइम इज नॉट गिवन, यूज द थर्ड इक्वेशन यूज करें। मुझे बताओ यहां पे t क्या है? टाइम इंस्टेंस है या टाइम इंटरवल है? सर दोनों है। अगर टाइम की शुरुआत इनिशियल टाइम की शुरुआत 0 से हो रही है, t = 0 से हो रही है, तो ये t टाइम इंटरवल नहीं, टाइम इंस्टेंस है। मान लीजिए आपने एनालाइजेशन शुरू किया t = 2 सेकंड से, ऑब्जर्वर ने t = 5 सेकंड तक, तो आप इक्वेशन में क्या पुट करेंगे? 5 या 2 क्या पुट करेंगे? दोनों नॉन जीरो क्या पुट करेंगे? अरे इंटरवल में तो 5 - 2 कितना आएगा? 3। बहुत बढ़िया कैलकुलेशन का नजारा। और यहां t की जगह पे 3 सेकंड पुट किया जाएगा, जहां टाइम में वहां 3 सेकंड पुट करेंगे, क्योंकि ये टाइम इंटरवल है। ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी, इसको याद करने में कोनो दिक्कत है क्या? है भाई, बोलिए, कोनो दिक्कत है? नहीं। तो व्हाट इज द एवरेज u + v/2? अब ध्यान दें सर, क्या जरूरी है इनिशियल मोशन t = 0 से स्टार्ट होना चाहिए? कोई जरूरी है बिल्कुल नहीं। लेट्स से द मोशन बिगिंस, या जब आपको क्वेश्चन दिया गया तब t = t1 से जब वेलोसिटी u थी, t = t2 यानी जब वेलोसिटी v हो गई का एवरेज चाहिए, एंड द एक्सेलरेशन एक्टिंग इज कांस्टेंट। लेट्स से अब अगर मुझे v एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, मैं करूंगा इनिशियल प्लस फाइनल / 2, खत्म बात, और मेरे को इस पूरी जर्नी का एवरेज वेलोसिटी मिल गया। अगर मैं इस एवरेज वेलोसिटी को टोटल टाइम ऑफ मोशन यानी उस इंटरवल, जैसे कि इस केस में इंटरवल क्या है? t2 - t1, उसको मैं डेल्टा t या t ही कह रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को टोटल टाइम ऑफ मोशन से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, वही s मिल जाएगा। करके देखिए, आंसर आ जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी मतलब किसी भी टाइम t पर, इनिशियल, s, ये सारी चीजें वेक्टर्स हैं, और वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होता है, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो किसी का चल भी रहा हो तो चिंता मत करिएगा, सही समय आएगा, अपना समय आएगा, अपना टाइम आएगा। ठीक है, समझे? मान लीजिए मैं वही फिर 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, याद है? फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड। और जनरल क्या भाई? t = n - 1 से t = n सेकंड पे, इसको अपने बोलते हैं nth सेकंड। nth सेकंड, n सेकंड नहीं बोल रहा हूं, nth सेकंड, यानी ये जो इंटरवल है यहां से यहां तक का, ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं snth, एंड ये आ गया snth। और इसको ऐसा फॉर्मूला याद करिए, और फिर एक क्वेश्चन में जानबूझ के कराऊंगा जहां पे ये फॉर्मूला फेल होगा, और तब मैं बता दूंगा कि कैसे हम मोशन के जो इंटरवल्स हैं, जो इंस्टेंसेस हैं या जो पार्ट हैं, उसको ब्रेक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोला 10th खत्म बात। और ये याद रखियो कि विथ साइन हर चीज पुट होगी, विथ साइन हर चीज पुट होगी, इसमें कोई 2 राय, 3 राय या एक भी राय जो ना समझे किसी से, वो नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अभी हमने जो सवाल सॉल्व किया, अब हम उसका एक जनरल केस ले रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन, जहां पर हमें कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पोर्शन भी कंसीडर करने वाले हैं, वो हम आगे जाकर जरूर लेंगे। उसमें कोई शक, 2 राय, 3 राय, एक राय जो नहीं संभल रही वो भी नहीं है। तो अब हम इस पर्टिकुलर जो हमारा जनरल सिचुएशन है उससे शुरू करते हैं। और एक बात मैं पहले से बोल दूं क्लैरिटी के साथ कि क्योंकि हमने इससे पहले एक सवाल सॉल्व किया था और इसी के कंटिन्यूएशन ये सिचुएशन उठा रहे हैं, तो कुछ बातें अगर यहां पर नहीं लिखी हैं
या कुछ पॉइंट जहां भाई इसको लंबा नहीं करना था इस सिचुएशन को, इसीलिए उस क्वेश्चन के बाद ये उठाया। तो क्योंकि उससे कनेक्टेड है तो कुछ बातें ऐसी हैं जो यहां पर नहीं भी लिखी हैं, तो परेशान मत होइएगा, बिकॉज इट्स नॉट अ क्वेश्चन। हाँ, अगर कोई सवाल आपको दे रहा है तो वहां पे चीजें लिखी होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज द ओनली वर्ल्ड इन विच यू आर परफॉर्मिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्या है? एक दुनिया, और उस दुनिया में सिर्फ वही हो रहा है जो उस क्वेश्चन में लिखा है, इसके अलावा हम किसी चीज के बारे में नहीं सोचते। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां तो कुछ भी नहीं है यहां पर, ठीक है। सो दिस इज अ जनरल सिचुएशन विच वी आर टेकिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वी हैव टेकन। ओके, चलिए। तो वो कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन द फर्स्ट एक्सेलरेट्स विद अल्फा, यानी जो अभी हमने सवाल किया जिसमें हमने ये कहा कि भाई उसने मोशन को दो पार्ट में तोड़ दिया था, और उसको तोड़ते वक्त ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है, उसके बाद ये पॉइंट मान लीजिए सी है। तो वो कह रहा है कि जब वो 0 मीटर पर सेकंड यानी रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, जब वेलोसिटी बढ़ेगी और उसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी बी पॉइंट पे, और वो है अल्फा। फिर पार्टिकल बी से सी गया, उसके बारे में सुनिए। सेकेंड पार्ट रिटार्ड्स विद बीटा, यानी इसके बाद बीटा से रिटार्ड हुआ और वापस 0 मीटर पर सेकंड पर आकर खुश होकर वहीं बैठ गया, यानी जहां से शुरू किया था वापस वहीं आ गया। क्या लेके आए थे? क्या लेके जाना है? बिल्कुल नहीं, ज्ञान की इच्छा लेके आए थे और ज्ञान लेकर जाना है। ठीक है, जीवन को उस पैमाने पे अगर तोलेंगे कि क्या लेके आए थे और क्या लेकर जाना है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन यू आर लिविंग योर लाइफ, तो आपको जो शरीर मिला है, उसमें जो आत्मा मिली है, उसमें जो भी चीजें एडिशन के फॉर्म में डालना है, जो भी चीजें कि वो शून्य था, आप जो भी ऐड करेंगे उससे उसकी बढ़ोतरी होगी। तो वो बढ़ोतरी कौन करेगा? आप। क्यों? क्योंकि वो शरीर आपको दिया गया है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट कैन बी डन इन एनी वे। डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहां पर हमारा जो पार्टिकल है वो 0 मीटर पर सेकंड से अल्फा एक्सेलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचता है, और फिर रिटार्डेशन बीटा मैग्नीट्यूड है उसका, ठीक है, से फिर से 0 पे आ जाता है। अब वो कह रहा है कि पहले जो पार्ट है उसको कवर किया t1 टाइम में, पढ़ लीजिए। इफ द टाइम फॉर कवरिंग फर्स्ट पार्ट इज t1 एंड टाइम फॉर कवरिंग सेकंड पार्ट इज t2। अब देखिए ना, मैं इतना इसको पढ़ के यहां नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिचुएशन पिछले क्वेश्चन का है, तो मुझे वो जो चीजें चाहिए मैं सॉल्व करूंगा, सिंबल दे दिया और मैं निकालूंगा। अच्छा, इसमें एक चीज जो नहीं दी है वो ये कि टोटल टाइम ऑफ मोशन इज कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है भैया? ये है टोटल टाइम ऑफ मोशन, टोटल टाइम ऑफ मोशन, पूरा जर्नी ए टू सी। ए टू बी गया, t1 टाइम लिया, वेलोसिटी 0 से vmax गई, फिर b से c गया, वेलोसिटी vmax से 0 हो गई अगले t2 टाइम में, और उस टाइम पे दी रिटार्डेशन एक्टिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन इज बीटा। और टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना है, टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना है? कैपिटल टी, यानी t1 प्लस t2। वहां लिखा नहीं है, चिंता मत कर, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी, देन चाहिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, उसके बाद चाहिए रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम, बिकॉज उससे एक कुछ लिंक है, कुछ कंसेप्ट है जो निकलता है। अभी कोई सीक्वेंस में नहीं है, ये लिखते टाइम मेरा मन था तो मैंने ये लिख दिया था कि ये सब निकालेंगे। अब मैं कह रहा हूं मैं जनरल केस को सॉल्व कर रहा हूं यहां से, ठीक है। और 1 मिनट रुकिएगा, और जा ही का रहा है, वाओ, जस्ट अ सेकेंड, मोर देन अ सेकेंड, बट स्टिल नीड इट। चलिए, अब ये है जर्नी। तो पहले हम क्या करते हैं, ए टू बी सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व फॉर ए टू बी। तो अगर हम ए टू बी सॉल्व कर रहे हैं तो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब चर्चा क्योंकि ए से बी की है, तो पहले बी पर जो वेलोसिटी है वो है vmax, यू ए जो ए पर वेलोसिटी है वो 0 प्लस अल्फा इंटू t1, ये सब गिवन था और इसको फर्स्ट नाम दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन कह दिया हमने। फिर यही एनालाइजेशन अगर हम बी से सी जाएं तो हम फिर से लिखेंगे भैया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और उस केस में हमारा सी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो 0, बी पॉइंट पर वेलोसिटी है vmax प्लस एक्सेलरेशन इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल बी टू सी रेंज, वो जो पार्ट है मोशन का उसमें जो रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड है वो है बीटा, और डायरेक्शन के साथ माने तो वो माइनस बीटा, बिकॉज रिटार्डेशन है। और वैसे भी एक बात समझिए, ए से बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बी से सी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बट ए टू सी is non-uniformly accelerated motion because of the fact that the value of the acceleration, the direction of acceleration changes after b। अरे तभी तो Bmax से 0 पे आया ना भैया, तो नॉन यूनिफॉर्म है, खत्म बात, पिछले पार्ट को तोड़ना पड़ेगा, और टाइम लिया t2। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लें, दिख रहा है वो, 1 मिनट, थोड़ा कटेगा, चलेगा। तो इसको जब सॉल्व किया तो अपने को थोड़ा इधर उधर जुगाड़ बिठाया, तो Vmax इज इक्वल टू आएगा बीटा t2। क्या आएगा भैया? बीटा t2। Vmax इज बीटा t2, मतलब उधर भेज दिया और क्या, 0 था। तो दो चीजें ऑब्टेन कर लिए, उठा के ले चलते हैं आगे। एक, पहले वाले a टू b से मिला Vmax विच वॉज अल्फा t1, और b से c मिला अगेन Vmax जो कि था बीटा t2।
और एक बात हमें पता है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कैपिटल T, वो है टोटल टाइम ऑफ मोशन पूरे जर्नी की चिंता। ठीक है, अब सर इसका और क्या करें? ओके, तो पहले क्या करते हैं, क्योंकि अल्फा T1 इज इक्वल टू बीटा T2 है, तो आप ध्यान दीजिए अल्फा बाय बीटा इज T2 बाय T1। ये आ गया हमारे एक, आई थिंक कौन सा पार्ट था ये? थर्ड पार्ट। बट मैं कह रहा हूं मुझे इससे और भी चीजें समझ आई। क्या? कि आप नोटिस करिए, जिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मोशन में टाइम लगा है T1, जिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मोशन में टाइम लगा है T1, वहां एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है अल्फा, और जिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मोशन में टाइम लगा है T2, वहां पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है बीटा। तो कैन यू सी दैट कि एक्सेलरेशन और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द एक्सेलरेशन एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए आप याद करिए, इससे पहले वाले सवाल में जब टाइम कम कर दिया तो एक्सेलरेशन डबल होना, टाइम हाफ कर दिया तो एक्सेलरेशन को डबल होना पड़ा। यही देखा था, तो ये हमें रेशियो मिल गया, और ये भी समझ गए कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अरे भैया, जितनी देर में वेलोसिटी 0 से Vmax पर पहुंची, फिर कुछ टाइम में Vmax से 0 पर पहुंच गई। अब क्योंकि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का जो आपके पार्ट थे मोशन के, उसमें जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन के वो डिफरेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम भी डिफरेंट होगा। और अगर अल्फा बीटा सेम होता तो T1 इक्वल टू क्या आता? T2, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी संकोच शंका के। तो ये हो गया पहला पॉइंट। चलिए अब हम क्या करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सॉल्व फॉर T1 एंड T2। T1 T2 निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिएगा। और क्योंकि कैपिटल T हम मान के चल रहे हैं गिवन है, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ मोशन, अरे T1 दिया T2 दिया तो कैपिटल T भी दिया, एंड लेट्स फाइंड रिलेशन इन विच T कैपिटल T इज इंक्लूडेड। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं, डोंट वरी, दैट वाज मतलब कोई सवाल नहीं था जो जितना दिया उतना करने का, एक सिचुएशन था जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मेरी मर्जी, मैं हेडिंग लिख के टॉपिक शुरू कर देते, क्या कर लेते। ठीक, चलिए तो अब क्या करेंगे, इस रिलेशन से शुरू किया था हमने, तो अल्फा बाय बीटा इंटू T2, या रुकिए सॉरी, इंटू T1 इज T2। ये देख ले, यहां से मैंने T2 निकाल लिया, T2 कितना, T1 वहां भेज दिया, तो ये मिला। अब मैं इसको यहां पुट कर दूंगा, ये वाले रिलेशन। जैसे इसको पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा T1 प्लस T2। T2 कितना है भैया? अल्फा, डी के पीछे है, ये जितना भी हो, ठीक है। तो T2 की जगह पे क्या लिखेंगे? अल्फा T1 बाय बीटा इज इक्वल टू T2। अरे इज इक्वल टू, सॉरी, कैपिटल T, क्या मुंडी हटाने के चक्कर में जो ऊपर था मैंने सोचा वही सॉल्व हो रहा है, ठीक है, दैट्स अ सब्स्टिट्यूशन। ओके, सॉल्व तो ये। तो T1 प्लस T2, इसको एक्सटेंड किया ना, इसको एक्सटेंड किया, तो T1 देख ले एक बार, हाँ, T1 प्लस T2 किसके बराबर है? कैपिटल T के। अब T2 निकाल के ले आए ये रिलेशन से और पुट कर दिया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो T1 अगर कॉमन ले लें, यहां पर T1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? ये बचेगा 1 प्लस अल्फा बाय बीटा विच इज इक्वल टू कैपिटल T। ठीक, यानी T1 इंटू अल्फा प्लस बीटा बाय बीटा इज इक्वल टू कैपिटल T। लेगा इधर, उधर भेज दिया जो भेजना था, तो T1 कितना आएगा? वो आएगा बीटा T बाय अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज T1? अल्फा T बाय अल्फा प्लस बीटा। सेम सिमेट्री को अगर इस्तेमाल करें तो T2 भी मिल जाएगा, चाहे तो करें अल्फा कैपिटल T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये है T2 और ये है T1, अरे काट ही दिया, ये है T1। तो वी हैव ऑब्टेन्ड T1 एंड T2 एंड यू कैन सी ये बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अलग आ रहा है। अब अच्छा, Vmax क्या होगा? व्हाट विल बी Vmax? तो Vmax या तो अल्फा T1 से निकल जाएगा या बीटा T2 से निकल जाएगा, भाई किसी से भी निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो अगर हम Vmax निकाल दें, यहां पर किसी से भी निकाल दो, चलो सेम ही आना चाहिए। तो अल्फा इंटू T1 करते हैं। व्हाट इज T1? बीटा कैपिटल T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। हमें पुट किया है खाली T1 निकालकर, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा Vmax इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू T। ये अपना Vmax है। सो दिस इज ऑल्सो अ रिजल्ट, ये भी एक रिजल्ट है, ठीक है, ये भी एक रिजल्ट है, ठीक है। अब यानी Vmax आ गया, पीछे गए, वी हैव कैलकुलेटेड मैक्सिमम वेलोसिटी, वी हैव कैलकुलेटेड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। अब बच गया टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। चलिए, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं भैया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस पेस्ट करते हैं, यहां उठाते हैं, अबे इका का हुआ, इधर ले चलते हैं, कोने में कहां दुबक के बैठे हो भैया। चल, तो अब यहां पे अपन को निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी मान ये निकालना है, ये निकालना है बाबूजी, ये चाहिए। इच्छाएं बढ़ गई हैं और अब ये हमारी उम्मीद है। और यहां पर आप नोटिस करिएगा, ये जो है A से B S1 और B से C S2, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज S1 प्लस S2। तो S1 निकालें, चलिए चलिए। तो पहले A टू B सॉल्व करते हैं। इक्वेशन कौन सी लगेगी? वो लगेगी V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये लगा दिया, ठीक है।
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये लगा दिया। अच्छा इसमें पुट करते हैं, चलिए ए से बी सॉल्व करना है ना अपने, तो ए से बी में ये हो गया वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे क्या लिखेंगे अल्फा और एस की जगह पे लिखेंगे S1 जो हमें चाहिए। तो इससे अगर आप सॉल्व करेंगे, यू विल सॉल्व दिस, यू विल गेट S1 एज वी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अल्फा। ऐसे ही ये वाला हो गया S1, वो स्टॉपिंग डिस्टेंस जैसा कुछ हुआ है तो ठीक है। अभी आते हैं उस पर चर्चा करेंगे, विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। चलिए क्या टेबल हिल रहा है थोड़ा इसलिए, जुगाड़ की जिंदगी। चलिए अब बी से सी पे जाते हैं, लेट्स गो फ्रॉम बी टू सी, बी से सी। अब बी से सी में फिर से यही इक्वेशन लगा देते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब जब ये लगा दिया तो इसमें फिर से सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो भैया सी पॉइंट पर व्हाट इज द वेलोसिटी 0, बी पॉइंट पर वी मैक्स स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे माइनस बीटा इंटू S2, क्योंकि हम बी से सी निकाल रहे हैं। और अगर आप S2 को सॉल्व करेंगे तो S2 विल बी वी मैक्स स्क्वायर बाय 2 बीटा, ये मिल गया। तो S1 ये रहा, S2 ये रहा, दोनों को जोड़ देते हैं। और जब दोनों को जोड़ेंगे यानी S निकालेंगे S1 प्लस S2 करके, तो लिखते हैं देखिए वो आएगा वी मैक्स स्क्वायर बाय 2 अल्फा प्लस वी मैक्स स्क्वायर बाय 2 बीटा। अब देखिए यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं, ये पॉइंट ऑब्टेन किया, बट ये क्या मजा नहीं है, ठीक है सर मजे के लिए पढ़ रहे हैं। अरे ऑब्वियसली भाई आप किसी रिजल्ट को यहां तभी बिठा के रख पाएंगे व्हेन देयर इज अ सिमेट्री। एसिमेट्रिक रिजल्ट्स भूल जाता है आदमी, तो उसको एक सिमेट्री मिले जाते हैं। चलिए तो फर्दर इसको अब खाली फाइनल सॉल्व कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे चीजों को। तो व्हाट वाज एस था वी मैक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों में था इसलिए कॉमन ले लिया, और बाय 2 भी मैंने बाहर रख लिया। पहले वाले में S1 में 1 बाय अल्फा और S2 में 1 बाय बीटा। इसको वी मैक्स को अभी नहीं छेड़ेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड दिस, बट लेट्स सॉल्व फर्स्ट। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब वी मैक्स कितना था, कहां है वी मैक्स, किस कोने में है वी मैक्स, ये रहा, उसको पुट करते हैं चल के, चलिए 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 चलिए। तो वी मैक्स को पुट करते हैं। अब जैसे ही यहां पर वी मैक्स को पुट करेंगे तो देखिएगा क्या था, वो था अल्फा बीटा कैपिटल T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये पूरा वी मैक्स है भाई, इसका स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे ये, आप नोटिस करिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, छाप रहा हूं बस और क्या, स्क्वायर करके, इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, और एक 1/2 साथ में चल रहा है खुशी खुशी, क्योंकि कांस्टेंट है, क्या ही कर लेगा। अब ये अल्फा बीटा और यहां एक अल्फा बीटा काट देते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा यहां और एक अल्फा प्लस बीटा यहां काट देते हैं। तो फाइनल रिलेशन जो मिलेगा वो मिलेगा 1/2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T, ये रिलेशन मिला, ठीक है, दिस व्हिच वी हैव ऑब्टेन्ड, ठीक है। अब ये हमने S निकाला, टोटल डिस्टेंस मिला है, यानी पीछे गए और यहां पर हमने टोटल डिस्टेंस को भी टिक कर दिया खुशी खुशी, ठीक है। चेहरे पे दिख नहीं रही होगी, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही खुश होते हैं, यही हमारी खुशी है, आपकी खुशी भी, आपकी खुशी में हमारी खुशी घुसी हुई है, इसलिए आप खुश तो हम खुश। तो यहां पे S आ गया 1/2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू T। अब पिछले सवाल के अंदर अगर ये रिजल्ट लगा दिया जाए, पिछले सवाल में अगर ये रिजल्ट हम मान लीजिए लगाते हैं, चलिए एक बार लगा, जल्दी से चेक कर लेंगे मास्टर सही पढ़ा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 1/2 अल्फा, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। एक मिनट, हमने वहां पे टी स्क्वायर लिखा कि नहीं, हाँ देखा टी स्क्वायर, चमकी चमकी चमकी। वो क्या स्लाइड चेंज करने में इक्का दुक्का थोड़ा बहुत मिस्टेक रह जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं छोड़ता भाई, मैं, आप मानोगे नहीं, एक दिन मैंने 2 घंटे का लेक्चर बनाया, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। पहले मैंने सोचा कि चलो एडिट करेंगे, बट क्योंकि वो मिस्टेक इतनी प्रोमिनेंट थी और इस तरीके से सीक्वेंस में आई थी कि मुझे लगा कि अगर कोई बच्चा इसको एक्सेप्ट कर गया तो मैं नहीं सो पाऊंगा रात भर। आई डिस्कार्डेड दैट होल वीडियो एंड आई स्टार्टेड मेकिंग अ न्यू वन फॉर दैट 10-minute पीरियड। क्योंकि भैया ऑब्वियस सी बात है, आप जब एक टीचर के तौर पे आप इस लाइन ऑफ साइट में रहते हैं, ये आपका एलिवेशन होता है लिखते टाइम, तो आप बोर्ड से चिपके रहते हैं, और इतना बड़ा बोर्ड है कि एवरीथिंग विल बी देयर ऑन अ सिंगल पेज। लेकिन जब आप उसको चेंज करते हैं और ये एलिवेशन में नोटबुक की तरह लिख रहे हैं और यहां पढ़ा रहे हैं, तो ये मूवमेंट में छोटी मोटी मिस्टेक सिंबल वाइज हो सकती है, कंसेप्चुअल नहीं होंगी, ऑब्वियस बात, वो तो पकड़ में आ जाती है। इसलिए मैंने कहा कि डायमेंशनली गलत है भाई, वो समझे आप। वो जब मैंने लिखा टी, तभी मेरे दिमाग में आया कि अरे कुछ तो रह गया और डायमेंशनली गलत है, तो दिमाग चमका और यहाँ पे आया आपने, ठीक है। ये सब ट्रिक्स हैं जो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कहाँ गया, अच्छा एक पीछे और, हाँ ये रहा फॉर्मूला। अब इस सवाल में अल्फा की वैल्यू कितनी थी, इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा,
तो यहां पर अल्फा देखिए ये रहा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बीटा हमने निकाला था 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीटा वी हैव कैलकुलेटेड 8 मीटर, ये रहा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस। सो 1/2 अल्फा यानी 4 इंटू बीटा यानी 8, एंड नीचे 4 + 8, 4 + 8। टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना था? टोटल टाइम ऑफ मोशन, अरे ज्यादा पीछे चले गए, 15 सेकेंड। देखना ये रहा टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना है भाई? पूरी जर्नी कितने देर में हुई है? 15 सेकेंड के अंदर। तो यानी कैपिटल टी 15 सेकेंड है, तो 15 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब ये आएगा, और जगह ले लें थोड़ा सा, ये तो बहुत ज्यादा घचपचा गया एकदम। तो s इज इक्वल टू क्या था? 4 इंटू 8 32, और 4 + 8 12 इंटू टी स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। ठीक है, 225। अच्छा, अब ये 2 से काट लेते हैं, कितना बचेगा? 16। 4 3 से गया, 4 4 से गया, यानी 4/3 इंटू 225, और ये 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, 5 4 9, देख लीजिए, डिजिट ऐड करके देख लीजिए। तो इसको ऐड करते हैं, 3 7 21, 3 5 15, यानी 4 इंटू 75। सर इतना माहौल क्यों बना रहे हो? जल्दी से बताओ आंसर कितना आएगा? 300 मीटर, और बहुत बढ़िया, और यही हमने निकाला था। कहां पर, कहां ढूंढ रहे हो बे? ये रहा 300 मीटर। सही जगह ढूंढ, मिलेगा, हर चीज मिलेगी सही जगह ढूंढने से। तो ये हमारे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड का फॉर्मूला हो गया, एंड विल कीप दिस इन बॉक्स। तो एक ये फॉर्मूला हम लिख ले, नंबर याद नहीं इसलिए रिटर्न कर दिया, कोई नहीं, इंपॉर्टेंस। ठीक है, फिर एक हमारे पास जो फॉर्मूला यहां पर एक और ऑब्टेन हुआ, ये रहा टाइम और एक्सेलरेशन का रेशियो, इनवर्स रिलेशन, ताकि ओरली हो जाए। जैसे अगर वो सवाल करने से पहले ये मुझे पता होता ना, तो मुझे मालूम होता कि भैया 10 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। 10 सेकंड में कितना? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 सेकंड में कितना? 8। खत्म बात, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो जब मैंने टाइम को आधा किया तो एक्सेलरेशन को 2 गुना करना पड़ेगा, यहीं से पता चल गया, और ये Vmax है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, फाइंड द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स t। ठीक है, पहले सवाल समझते हैं। चलिए लाइन ऑफ मोशन ले लें, ये लाइन ऑफ मोशन है। ठीक है, लाइन ऑफ मोशन, वो कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो चलिए ये u = 0 मीटर पर सेकंड से शुरू कर रहा है। लेट्स से t = 0 स्टार्ट कर रहा है, मतलब पार्टिकल का जो एनालाइजेशन का टाइम है वो भी जो आपका बिगिनिंग ऑफ द एनालिसिस है, t = 0। ठीक है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, मतलब उस पार्टिकल पे एक्सेलरेशन जो एक्ट कर रहा है वो कांस्टेंट a है। फिर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग सक्सेसिव टाइम इंटरवल t, यानी एक वही जो ऑब्जर्वर, अपना नल्ला आदमी, फ्री आदमी, लेकिन सीरियस अबाउट ऑब्जर्वेशन। नाम ही ऑब्जर्वर है, सुना होगा, नहीं भी सुना तो बहुत बार सुना दी, अब भी नहीं सुना तो पकड़ के सूद दिया जाएगा भाई। तो यहां पर u = 0 मीटर पर सेकंड, t = 0 सेकंड से शुरू हुआ, a एक्सेलरेशन कांस्टेंट उस पर एक्ट कर रहा है। अब अपने को चाहिए कि एक बंदा खड़ा है, और वो कह रहा है कि हर t टाइम बाद देखो, जैसे t टाइम बीत चुका तो अगला इंस्टेंस t = t आएगा, फिर अगला इंस्टेंस t = t आएगा, फिर अगला t। ठीक है, लेकिन अब उसको नाम मुझे 2t नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंटरवल t है ना भैया। हर t टाइम के बाद, हर सक्सेसिव टाइम इंटरवल के बाद, यानी शुरुआत से घड़ी में t सेकंड जैसे ही बीते उसको उसने इंस्टेंस t कह दिया। फिर और t बीता, अरे और t बीता भैया, तो शुरुआत से कितना हो गया? t + t 2t, फिर और t बीता 3t। तो आगे कहीं जाकर मान लो यहां पर कहीं 3t होगा, ये हमारा इंस्टेंस हो जाएगा 3t। अब आप नोटिस करेंगे क्योंकि बॉडी कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कर रही है। सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये पहले लॉजिक फॉर्म करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे, देन विल सी दिस, तब देखते हैं ये होगा कि नहीं। ठीक है, तो आप यहां पर नोटिस करिए, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, हट जाता हूं उस फ्रेम से पूरा, और मुझे एक बार क्वेश्चन को एनालाइज करिए, देन थिंक अबाउट दिस। कि यहां पर आप देखेंगे तो हर t टाइम के बाद हमें उसके मोशन को, मतलब ये देखना है कितना वो चल चुका है। अब बॉडी इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो अगर कोई तुम्हें कॉन्स्टेंटली, मतलब लतिया रहा हो, कह रहा हूं मैं, कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहा हो किसी ऑब्जेक्ट को, लतियाना मतलब भाई एक्सेलरेशन पीछे से दे रहे हैं। ठीक है, तो वो जो एक्सेलरेशन यहां पर कॉन्स्टेंटली उस बॉडी पर एक्ट कर रहा है, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है, तो हर बार जब आप उसको टाइम t के बाद एनालाइज करेंगे तो जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हर सक्सेसिव टाइम t में बढ़ता जाएगा। क्यों? बिकॉज बॉडी इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और ऐसा होने पर हर टाइम t में वो ज्यादा भाग लेगा। अरे क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी अब जब t = 0 पे था तो 0 थी, t टाइम बाद बढ़ गई होगी, और t टाइम बाद और बढ़ जाएगी, और t टाइम बाद और बढ़ जाएगी, यानी वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंटली। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा सब्सिक्वेंट इंटरवल में, सक्सेसिव इंटरवल में, बाद में वो बढ़ता जाना चाहिए। ठीक है, अब वो कह रहा है चलो इसका रेशियो निकाल के दो, निकालते हैं, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले 0 से t के बीच में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x1, देन t to 2t के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x2, देन 2t to 3t के बीच में x3।
एंड वी हैव टू सॉल्व फॉर x1, x2 एंड x3. एंड रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, जब आप सवाल लगा रहे हो तो वहां पर एक चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी, नेसेसरी, मैंडेटरी बन जाता है कि अपने कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, छोटा करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए आप हमेशा उस इंस्टेंस को अपने एनालाइजेशन में रखिए जहां पर वेलोसिटी 0. तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल इंस्टेंस t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है एंड द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. तो मैं जब भी इस मोशन को सॉल्व करूंगा तो स्टार्टिंग से करूंगा, आई विल बी सॉल्विंग इट फ्रॉम द स्टार्टिंग. ठीक है, तो अब कैसे करेंगे देखिएगा उस बात को. तो हम सबसे पहले इसको नाम दे दें क्या, चलो A, B, C और D. तो पहले हम A से B जाते हैं. तो अगर हम A से B सॉल्व करेंगे इस मोशन को तो विल बी राइटिंग S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. और क्योंकि वहां जो ट्रैवल है वो x1 है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 1/2 एक्सेलरेशन A ही मान लिया और टाइम लिख लिया t स्क्वायर, क्योंकि वही इंटरवल हमने माना है. हम हर t टाइम बाद उसको एनालाइज कर रहे हैं. तो A से B हो गया. ठीक है, अब यही चीज मान लीजिए मैं A से C तक सॉल्व कर दूं, A से C. तो इक्वेशन वही s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, बट अब मुझे s की जगह पे लिखना पड़ेगा x1 प्लस x2 बिकॉज आई एम सॉल्विंग फ्रॉम द बिगिनिंग. अरे A टू C का मतलब x1 प्लस x2 नहीं हुआ डिस्प्लेसमेंट में शुरुआत से, और फिर से इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0. बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था. लेकिन टाइम कितना हो चुका है 2t, यानी 1/2 A 2t स्क्वायर. ठीक है, और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1/2 A 2t का स्क्वायर मतलब 4t स्क्वायर. ये हो गया सेकेंड और ये हो गया फर्स्ट. फिर ऐसे ही मान लीजिए मैं A टू C हो गया, A टू D लगा दो, A टू D, अच्छा पीछे A टू D में स्टार्टिंग पॉइंट A, D इज द एंडिंग पॉइंट. लेट्स सॉल्व फॉर इट. यानी अपने शुरू कर रहे हैं A और जा कहा रहे हैं D तक. अब x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ A, और टाइम कितना हुआ, A से B T, B से C T, C से D E. गिर जाएगा इसके बाद आदमी. ठीक है, तो कितना टाइम हुआ 3t का स्क्वायर करियो 9t स्क्वायर. ये हो गई तीसरी इक्वेशन. चलो इसी का सहारा लेते हैं, अब सॉल्व करते हैं. तो x1 इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर, x1 प्लस x2 इज 1/2 A 4t स्क्वायर, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज 1/2 A 9t स्क्वायर, 9t स्क्वायर बाबू. अब सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में मान लीजिए मैं, ये फर्स्ट है, मैं सेकेंड माइनस फर्स्ट करूंगा. जैसे ही मैं सेकेंड माइनस फर्स्ट करूंगा तो आप ध्यान से देखिए x1 कट जाएगा, और यहां पर जब जो आपका RHS पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा तो वहां क्या बचेगा, तो भैया देखिए LHS में बचा x1 कट चुका है, और वहां बचेगा 1/2 A 4t स्क्वायर माइनस 1/2 A t स्क्वायर. कटेगा और बचेगा 1/2 A 3t स्क्वायर. सेम वे में लेट्स सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 2. जब थर्ड और सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, थर्ड और सेकंड सब्ट्रैक्ट करने में x1 प्लस x2 कट जाएगा और बचेगा x3 LHS में x3. और जब उसको फर्दर LHS जो आपका जो आपका क्या बोलते हैं RHS है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो 1/2 A 9t स्क्वायर माइनस 1/2 A 4t स्क्वायर. सॉल्व करेंगे ये बचेगा 1/2 A 5t स्क्वायर. अब x1 मिल चुका, x2 मिल चुका, x3 मिल चुका. कैन यू सी 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर. ठीक है, जे तो हट जाएगा, यानी x1 is to x2 is to x3 so on is 1. हाफ AT स्क्वायर कट गया भाई, 3 then 5 so on. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑड नंबर, लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर. ये मोशन अंडर ग्रेविटी में जब कोई टैप ओपन कर दें और एक के बाद एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर बूंदें गिरती रहें तो वो सक्सेसिव सेकंड्स में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं दे स्टार्ट इंक्रीजिंग बिकॉज इट इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. द सेम गोज फॉर दिस, द बॉडी वाज कंटिन्यूअसली अंडर एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई द डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड विल बी सब्सिक्वेंटली इंक्रीजिंग. देखिए ना, यहां अगर x ट्रैवल किया तो यहां पे 3x ट्रैवल किया, लिख सकते हैं आप चाहो तो, इसको कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हो. यहां अगर x ट्रैवल किया तो यहां पे 3x, और उसके बाद 5x, उसके बाद 7x. बढ़ता जाएगा. क्यों बढ़ता जाएगा? बिकॉज इट इज अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग.
तो वही सेम समय अगर उसको दिया जाएगा चलने का तो उसमें वो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो बढ़ता जाएगा, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल। अब ये सवाल भी पिछले सवाल जैसा ही है, कुछ वैसा ही इसका डिमांड है, वैसा ही इसका एक्सपेक्टेशन है, बट सॉल्व करते हैं। चलिए ताबड़तोड़। क्वेश्चन है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a. फाइंड द सक्सेसिव टाइम्स टू कवर इक्वल डिस्टेंस x. इससे पहले वाले सवाल में वी हैव कैलकुलेटेड द डिस्टेंस कवर्ड इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल t. अब उल्टा है, लाइन ऑफ मोशन देख, अपने आप समझ आ जाएगा जो मैं कह रहा हूं, ये लाइन ऑफ मोशन है। ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, यानी u इक्वल टू 0 से, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल शुरू कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से। फाइंड द सक्सेसिव टाइम्स टू कवर इक्वल डिस्टेंस x. मतलब मान लीजिए आपने उसको x डिस्टेंस चलने दिया, तो भैया हर जगह लोकेशन x ही होगी। अरे इनिशियली 0, बाद में x, उसके बाद 2x, उसके बाद 3x, तो जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स कर दिया आपने, भैया उसको x ही चलने दोगे, आप उससे ज्यादा चलने दे नहीं रहे, बिकॉज आपका पैमाना वही, दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करने का या जज करने का पैमाना सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हमने यहां पर जब x, हर सक्सेसिव डिस्टेंस x के बारे में चर्चा करनी है, तो आप खुद सोचिए, क्या हर सक्सेसिव डिस्टेंस x को चलने में जो टाइम वो लेगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो सर यहां पे टाइम t1 कह दिया पहले x को चलने में, अगले x को चलने में t2, अगले x को चलने में t3। ठीक है, अब जैसे हमने क्वेश्चन की शुरुआत में पहले ही कह दिया कि जैसे पार्टिकल आगे मूव करेगा तो हर सक्सेसिव टाइम इंटरवल t में द डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल इंक्रीज। व्हाई? द बॉडी इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो सब्सिक्वेंट हर बार जो टी टाइम में आप उसको देखेंगे तो वो आपके एक्सपेक्टेशन से अगली बार ज्यादा चल जाएगा, फिर आप देखेंगे टी टाइम और ज्यादा चल जाएगा, सेम नहीं कवर करेगा भैया, बिकॉज इट इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हाँ, अगर एक्सेलरेशन 0 होता, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, तो हम बोलते हर सक्सेसिव टाइम टी में x ही चलेगा, तब ये दो सवाल नहीं बनते, 12th और 13th वाला, वो इसीलिए बना है, रीजन यही है। ओके नाउ, अब वही फिर नाम दे देते हैं A, B, C और D। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले A से B जाएंगे, फिर हम A से C जाएंगे, फिर हम A से D जाएंगे, थोड़ा हट के, जगह उतनी थी इसलिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं, वही तरीका है। अच्छा क्यों सर, ऐसा क्यों हम A से ही सॉल्व कर रहे हैं, बार बार A से जा रहे हैं? व्हाट इज द रीजन कि A से जा रहे हैं? सिंपल है, हम A से इसलिए जा रहे हैं, उसका कारण है एक ही एकमात्र कि भैया अपने सॉल्यूशन में अगर आप जीरो वेलोसिटी को इंक्लूड कर लेते हैं तो अननोन्स कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। अब इक्वेशन कौन सी? तो फिर से वही S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए टू बी में तो डिस्प्लेसमेंट x ही है, अलग रंग लेंगे, डिस्प्लेसमेंट x ही है। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम लग रहा है t1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन a t1 स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, फिर उसको सॉल्व करेंगे आराम से। फिर a टू c में क्या होगा? तो भैया a टू c में डिस्प्लेसमेंट है 2x। a टू c देख ले, खुद ही देख ले, हमें पोजीशन देखना, 2x है, यानी x चला फिर और x चला तो कितना हो गया 2x, फिर और x चला 3x, तो 2x इज इक्वल टू 0 इंटू t2, 0 इंटू t2, 0 इंटू t2। सर ये तो रॉन्ग है, हाँ इसीलिए 2-3 बार बोला बेटा कि पिछले बार की तरह नहीं होगा सीधा कि बस एकदम सिमेट्री लिख दिया ना। तो भैया a से c डिस्टेंस कितना चल रहा है 2x और टाइम कितना लिया है t1 प्लस t2 बोलने पे ना ऐसा लगता है जैसे कोई जाना पहचाना नाम है। तो t1 प्लस t2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। सेम वे में a टू d जाते हैं। अच्छा a टू d में क्या यही होगा? बिल्कुल सर, 3x इज इक्वल टू, अब इनिशियल वाला 0 है तो चिंता छोड़िए, हाफ a इंटू t1 प्लस t2 प्लस t3 का होल स्क्वायर। ये है हमारी तीसरी इक्वेशन और ये है हमारी दूसरी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, 3 इक्वेशन मिल गई। चलिए आगे चलें, इसको लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो वी ऑब्टेन्ड फर्स्ट x इज इक्वल टू 1/2 a t1 स्क्वायर, 2x इज इक्वल टू 1/2 a t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर एंड 3x इज इक्वल टू 1/2 a t1 प्लस t2 प्लस t3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। अब पहले वाले को जब सॉल्व कीजिएगा तो t1 इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 2x बाय a।
और दूसरे वाले को जब सॉल्व कीजिएगा तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 4x बाय ए। और तीसरे वाले को जब सॉल्व कीजिएगा, मुंडी के पीछे नहीं छुपाएंगे, यहां लिखेंगे, तो आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू अंडर रूट 6 बाय ए। क्या हो गया है जी, बदल से गए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब T1 तो डायरेक्टली अवेलेबल है, लेकिन अपने को खुजली है T2 की, तो माइनस कर दो। तो इससे अगर आप माइनस कर दें, T1 को माइनस कर देंगे, T1 वहां भेज दीजिए, माइनस फॉर्म में हो जाएगा। तो इससे आप T2 क्या ऑब्टेन करेंगे, अंडर रूट 4x बाय ए, ये तो पहले से था, और T1 वहां गया, माइनस हो गया, कितना है, अंडर रूट 2x बाय ए। सो लेट्स से इफ यू टेक अंडर रूट 2x बाय ए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1, ठीक है। देन फिर जो सेकंड वाला है, ये वाला और ये वाला, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या दिक्कत है, तो उससे मिलेगा T3, एंड T3 इज ऑब्टेन, डायरेक्ट लिख दोगे, अंडर रूट 2x बाय ए रूट 3 माइनस रूट 2। चलिए ये कैसे आया, अरे सिंपल है यार, रूट 4x बाय ए में तुम रूट 2x बाय कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, रूट 2, और रूट 6x बाय ए में अगर तुम रूट 2x बाय कॉमन लोगे क्या बचेगा, रूट 3। सो यू ऑब्टेन्ड ऑल द टाइम्स। लेट्स मूव वन में पेज अहेड। तो T1 था अंडर रूट 2x बाय ए, T2 है अंडर रूट 4x, सॉरी उसको कॉमन ले चुके हैं ना आई थिंक, तो फालतू में टाइम पास क्यों करें, अंडर रूट 2x बाय ए कॉमन लिया था, रूट 2 माइनस 1, एंड T3 जो है वो है अंडर रूट 2x बाय ए रूट 3 माइनस रूट 2। अब इनका रेशियो ले डालिए, यानी T1 इज टू T2 इज टू T3 सो ऑन, क्योंकि एक सिमेट्रिक पैटर्न फॉर्म करेगा। तो ये और ये कट जाएगा। फाइनल आंसर जो बचेगा मैं वो लिख रहा हूं, वो आएगा 1 इज टू रूट 2 माइनस 1 इज टू रूट 3 माइनस रूट 2, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि जैसे जैसे सब्सिक्वेंट एक्स डिस्टेंस को मूव करेगा टाइम कम लेगा, बिकॉज ऑफ अ सिंपल फैक्ट, इट इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि सब्सिक्वेंट एक्स को ट्रैवल करने में जो टाइम लगने वाला है वो कमती होता जाएगा। क्या ऐसा हो रहा है, देखिए T1 जो था रेशियो में वो 1 है, रूट 2 की वैल्यू 1.43 मान लीजिए, 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 0.43, और ये 1.72 माइनस 0.43 करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 0.4 से कम आएगा। इसका मतलब द टाइम, द रेशियो, खुद सोचिए ना यार, अगर रेशियो कम होता जा रहा है तो टाइम भी कम होता जाएगा। अरे रेशियो कम हो रहा है तो टाइम भी कम होता जाएगा, और ऑब्वियसली द पार्टिकल इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई द टाइम इज रिड्यूसिंग टू कवर सक्सेसिव डिस्टेंस x। चलिए, और इनको अगर आप एक फॉर्मूले की तरह, एक रेशियो की तरह याद भी रख लें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती याद करने की कोशिश मत करिए। अगर वो पैटर्न आपके दिमाग में बैठ जाता है, रह जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं भैया, जहां पे नेक्स्ट टर्म nth टर्म पूछ रहे हैं। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, सिंपल, अंडर रूट 4 माइनस रूट 3, नेक्स्ट टर्म अंडर रूट 5 माइनस रूट 4, और चेक करके देख लो, हर टर्म घटता जाएगा, वो गैप कम होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अ कार मूविंग विथ स्पीड v स्टॉप्स इन डिस्टेंस s अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है, यानी लाइन ऑफ मोशन ले लें, चलो लाइन ऑफ मोशन, ये लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ कंट्रोल। चलिए, अ कार इज मूविंग विथ स्पीड, अबे ये बार बार कहां से आ जाता है, अ कार मूविंग विथ स्पीड v, यानी यहां पर उसकी स्पीड है v मीटर पर सेकेंड, अंडर अ कांस्टेंट रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कांस्टेंट कह रहा है, बट दोनों एक ही बात है तो कोई दिक्कत नहीं, हम खुश हैं इस शब्द को बोलने से भी, ठीक है। और ये रिटार्डेशन हमें नहीं पता, ठीक, बस कांस्टेंट ये कह रहा है, मान लीजिए AR मान लेते हैं, रिटार्डेशन है AR लिख दिया, ओके, ठीक। अब कह रहा है इफ द स्पीड इज डबल्ड एंड सेम रिटार्डेशन एक्ट्स, सेम है, रिटार्डेशन में कोई बदलाव नहीं, सेम है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द स्टॉपिंग डिस्टेंस, क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ेगा, कैसे पता करें, चलो आग लगा देंगे जला के। चलिए, तो कैसे पता करें, सबसे पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, तो ये गाड़ी अभी चल रही है v मीटर पर सेकंड पे, और स्टॉप करने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर, क्या बताया है, रुकने के बाद 0 हो जाता है, हाँ, ये रेस्ट है कि मोमेंट्री रेस्ट है भैया। अगर रेस्ट पर आने के बाद रिटार्डेशन हट गया, जैसा कि गाड़ी में होगा, पूरा ब्रेक मार दोगे, अब ब्रेक तोड़ के थोड़ी गाड़ी वापस चली जाएगी भाई, तो तुमने जिस गाड़ी को रोक दिया 0 मीटर पर सेकंड पे, इन प्रैक्टिकल केस डू यू थिंक गाड़ी पलट के वापस चली जाएगी, नहीं, वो तो क्वेश्चन जब बताता है उसके बाद की जर्नी तब पलट के वापस जाता है। लेकिन अगर किसी गाड़ी को आपने ब्रेक मारा तो वो स्टॉप कर जाएगा ना एक पॉइंट के बाद, कि रुकने के बाद भी तुम ब्रेक मारते रहोगे तो अब गाड़ी का मन क्या कि नहीं सर ने अभी भी ब्रेक मारा है, चलो वापस चलते हैं,
तो रिवर्स गियर क्यों लगाया भैया, ब्रेक ही मार लेते ज्यादा तेज। ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, व्हेन द कार एक्चुअली स्टॉप्स। तो लेट्स से दिस इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस एस। अब अगर मैं इसको ए कहूं और सॉरी इसको मैं ए कहूं और इसको बी कहूं तो मैं इक्वेशन लगाता हूं, और मैं इक्वेशन कहां से कहां लगाऊंगा, ए से बी तक। अब जब मैं ए से बी इक्वेशन लगाऊंगा तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ध्यान दीजिएगा इनिशियल वेलोसिटी v है इसलिए उसका मैग्नीट्यूड मैंने अंदर लिख दिया, और फाइनल 0 है क्योंकि रोकना है, उसी को स्टॉपिंग डिस्टेंस कहेंगे, नहीं तो तात्पर्य क्या है। और ये है माइनस AR। AR इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्ड मतलब एक्सेलरेशन, माइनस लगा रहे हैं क्योंकि वो अगेंस्ट द वेलोसिटी है, और एल्स वी कैन से जिस डायरेक्शन में बॉडी जाती है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, इसलिए एक्सेलरेशन हमको हमें माइनस AR यानी नेगेटिव पुट करना पड़ा, और ये है S यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए हो गया है ऐसे। तो S आएगा v स्क्वायर बाय 2AR, ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो यहां पर जो दो बातें निकलती हैं क्या क्या है, वो ये पहला कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, यानी v के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। दूसरा, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू AR व्हिच इज द रिटार्डेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। वो जो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है व्हिच इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, उसका मैग्नीट्यूड है AR। तो अगर हम ब्रेक लगाएं, ज्यादा जोर से ब्रेक लगाएं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। अरे ज्यादा जोर से ब्रेक लगाने का मतलब है रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इज मच हायर, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा, जल्दी गाड़ी रुक जाएगी, ऑब्वियस सी बात है भैया। लेकिन अगर हम अपनी इनिशियल स्पीड को बढ़ा दें तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो अब इसने हमें परसेंटेज इंक्रीज इन स्टॉपिंग डिस्टेंस कहा है। सिचुएशन क्या है सुनिएगा। तो मुझे सिर्फ यह पता है कि भैया क्योंकि क्वेश्चन ने रिटार्डेशन को कांस्टेंट रखा है तो मैं कहूंगा स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अब उसने कहा कि अगर स्पीड डबल कर दी जाए, क्या कर दी जाए, डबल, तो ये तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी अगर मैं इसको डबल कर दूं तो ये तो 4v स्क्वायर आ जाएगा, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस s की जगह पे कितना हो जाएगा भैया, 4s। अरे प्रोपोर्शनल है ना यार, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4s। तो पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना था, s, बाद में कितना हो गया, 4s। उसने कहा परसेंटेज, क्या बोला देखो, परसेंटेज इंक्रीज का, यस परसेंटेज इंक्रीज निकाल के देना है, नहीं उसको इतना पता है कि बढ़ने वाला था, ठीक है, इंक्रीज, हाँ बताइए। तो यहां पे क्या होगा, क्वांटिटी फाइनल माइनस क्वांटिटी इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी, 4s। अरे क्यों, क्योंकि आपने वेलोसिटी को डबल कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी को, एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, सो इफ द वेलोसिटी हैज बीन डबल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स, तो 4s माइनस s इनिशियल अपॉन s इंटू 100। ध्यान से देखिएगा 300% का इंक्रीमेंट है। तो अगर कोई बिल्ली आगे बैठी थी और पहले वो s डिस्टेंस में रुक जा रही थी और उतना ही डिस्टेंस था बिल्ली और आपके बीच में, तो अब हो चुका, नहीं ले आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A car is moving with an initial velocity 20 meter per second. On noticing a child crossing the road, the driver immediately applies brakes. Immediately कहने का मतलब क्या है, there is no reaction time. जैसे जनरली क्या होता है, what happens generally? If you are in a car and you see something, ठीक है, तो एक तो पहली बात आपके मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि सामने वाले को बचाना है, ऑब्वियसली यही होना चाहिए, ठीक। तो आप उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे या ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे। अच्छा भैया आपने जब उसको देखा और देखने और आपके दिमाग ने जो भी सोचा समझा कि उड़ाएं कि बचाएं, जो भी समझा, बेटर रहे बचाने के बारे में सोचें, तो वो जो आपने देखने और एक्ट करने के बीच का जो टाइम था वो इसने खत्म कर दिया, यानी रिएक्शन टाइम, रिस्पॉन्स टाइम इज 0, देयरफॉर द ब्रेक्स आर अप्लाइड इमीडिएटली, ठीक है। और यहां पर रिटार्डेशन कितना प्रोड्यूस किया है उसने, ध्यान से देखिए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड। बच्चा देखते ही ब्रेक लगाया इमीडिएटली, ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल केस में कुछ टाइम लगता है, 0.2 सेकंड, 0.25, 0.3 सेकंड कुछ तो होता है। और कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार। अच्छा जी, अरे बहुत आसान सवाल दे दिए हो सर, कुछ झोल है क्या इसमें, ठीक है आप ही सोच लो, ठीक। ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस, और स्टॉपिंग डिस्टेंस में u की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो है 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, 10। तो ऊपर आएगा 400, नीचे आएगा 20, फिर से आंसर आएगा 20, यानी 20 मीटर में हम लोग गाड़ी रोक लेगा बच्चा को देख के। अब बच्चा 20 मीटर पहला हुआ तो हॉस्पिटल, बच्चा 20 मीटर बाद हुआ तो पार्टी, और जस्ट 20 मीटर पे हुआ तो भी फिजिक्स कहता है पार्टी ही होगी, बिकॉज वी आर डीलिंग विद पॉइंट ऑब्जेक्ट, दो द कार, ओके। चलिए, तो ये हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला था, कोई झोल नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन था, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टेलिंग यू कि हमने जो डिराइव किया वो यूज करिए। चलिए अब दूसरा एक और सवाल जो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, ठीक है, लेंथ भी दिख रहा है बड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली बात है एक्सटेंड हो गया। चलिए शुरू करते हैं इसको। अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर।
अच्छा एक बात है कि जब भी ऐसा कोई सवाल आए जहां पर ये किलोमीटर पर आवर दिखता है तो मेरा दिमाग खनकता है, तब गुस्से से नहीं खनकता है, मतलब सतर्क हो जाता है कि अगर बाकी क्वेश्चन के अंदर ऐसा यूनिट है तो जे का कर रहा है, पढ़ लें एक बार। ठीक है, तो 54 किलोमीटर प्रति आवर से यानी लाइन ऑफ मोशन बना लेते हैं जहां पर हम इस क्वांटिटी को लिख देंगे। जरूरी है भाई, कहीं भूल गए तो आगे आगे जाके तो अभी जो स्पीड है इनिशियली वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इनिशियली t इक्वल टू 0 पर। ठीक है, एट डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर, 120 मीटर दूर, टेढ़ा हो गया ज्यादा नहीं, ठीक, 120 मीटर दूर एक बिल्ली है। ये कैसी बिल्ली है भाई? हाय बिल्ली, कैट, सी फॉर काइट। ठीक है, सिटिंग ऑन द रोड फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन। भाई साहब बिल्ली उधर देख रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रही है, जहां से गाड़ी आ रही वहां नहीं देख रही, आराम से वहां से। ओहो, आज तो चूहे को दौड़ाऊंगी। ठीक है, सोच रही है, जो भी उसकी जिंदगी में हो रहा है वो सोच रही है। द ड्राइवर नोटिसेस द कैट, बढ़िया है भाई, देख लिया नहीं तो, एंड अप्लाइज द ब्रेक्स विद अ रिएक्शन टाइम ऑफ 0.4 सेकेंड। अरे ये तो कुछ अलग है, हमने पढ़ा है रिएक्शन टाइम क्या, रिस्पॉन्स टाइम क्या भैया, पढ़ा है। तो 0.4 सेकेंड में वो ब्रेक अप्लाई करता है, यानी आफ्टर 0.4 सेकेंड द रिटार्डेशन विल स्टार्ट एक्टिंग। कह रहा है डिटरमाइन द मिनिमम रिटार्डेशन रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार जस्ट इन टाइम टू अवॉइड हिटिंग द कैट। बिल्ली को बचाने की हमारी इच्छा ने हमें इतना बड़ा सवाल दे दिया। कोई कहेगा मन में उड़ा दो, खत्म करो, नहीं, बचाएंगे आज तो 120 मीटर दूरी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं भाई साहब बहन जी जो भी हो। तो सबसे पहले इस किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। चाहो तो कर लो यार, 1 किलोमीटर को लिख दो 1000 मीटर और 1 घंटे को लिख दो 3600 सेकेंड। सॉल्व कर लीजिए, यही आएगा, याद रखिए। तो जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है मल्टीप्लाई इट विथ 5/18, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई इट विथ 18/5। अबे पलट दे बे, यहां से यहां जाने का रास्ता जो है कान उल्टा पलटना पड़ेगा ना। ठीक, तो 54 इंटू 5/18, 18 3 से काटेगा, में बचेगा 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकेंड गाड़ी वाले की स्पीड है और 120 मीटर की दूरी है। लेकिन आप ये समझ जाइए सबसे पहले कि 15 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी चल रही है इनिशियली। अब अपन क्या करते हैं, लेट्स टेक अ न्यू पेज। यहां पर वही सिर्फ मतलब वही सेम लाइन ऑफ मोशन में फिर से बना दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर जो स्पीड है गाड़ी की वो है 15 मीटर पर सेकेंड। 0.4 सेकेंड भाई का रिएक्शन, बहन का रिएक्शन टाइम है, थमेरिज्म, और 120 मीटर दूर, बहुत हो गया सर एक ही बात, ठीक नहीं बोलेंगे अब से, ओके। तो 120 मीटर दूर बिल्ली है, बिल्ली की जान बचानी है। अब वो पूछ क्या रहा है, पहले तो उसका सवाल क्या है, वो कह रहा है डिटरमाइन द मिनिमम रिटार्डेशन रिक्वायर्ड। मिनिमम रिटार्डेशन कम से कम जस्ट वहीं बिल्ली तक लाके रोक दे। अरे आप उससे ज्यादा रिटार्डेशन लगा देंगे तो बिल्ली से बहुत पहले गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन मिनिमम का मतलब क्या है, जस्ट बिल्ली के एकदम ऐसा लाके बिल्ली के बॉडी के पास रोको कि बिल्ली एकदम देख के हार्ट फेल हो जाए, ऐसा एकदम वहीं लाके। ठीक है, एक मूवी है ना जिसमें वो प्लेन लैंड करता है और विजय राज है वो जमीन पे लेटा हुआ है, वो स्ट्रेचर पे लेके जा रहे हैं और प्लेन एकदम पास में आके उसका जो फ्रंट व्हील है वो रुकता है। आई थिंक धमाल है। हाँ, तो 120 मीटर की दूरी पर कैट है, अपनी दुनिया में मगन, उस तरफ देख रही है। अभी तक नहीं पता कि जान जस्ट बचते बचते रहेगी। अब 0.4 सेकेंड यानी रिएक्शन टाइम के दौरान तो भैया एक चीज तय है कि स्पीड विल नॉट चेंज, यानी ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। तो भैया उस केस में तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सिंपल स्पीड इनटू टाइम लेते हैं, कोनो इक्वेशन नहीं, कोनो कुछ नहीं। 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 0.4, मल्टीप्लाई करिए 15 चौके 60, यानी 6 मीटर की दूरी कांस्टेंट स्पीड से, यानी बिना ब्रेक लगाए कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल किया। अब 120 में से 6 गया तो 114 मीटर इज द रिमेनिंग डिस्टेंस एंड दिस इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। यही है स्टॉपिंग डिस्टेंस। सॉल्व नहीं करेंगे, वैल्यू ऐसी ऑब्टेन हुई, कोई दिक्कत नहीं, मेन कंसर्न क्वेश्चंस का है, थोड़ा थोड़ा बहुत सारे लगाने हैं। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, वो था v²/2 इंटू AR, ये था स्टॉपिंग डिस्टेंस। और ध्यान से देखिए AR अगर निकालना है तो वो होगा v²/2s। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। v की वैल्यू कितनी है, 15 का स्क्वायर। क्यों भैया, क्योंकि इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो स्पीड 15 ही होगी ना। हाँ, इसके बाद क्या 15 मीटर पर सेकंड रहेगी या घट जाएगी? अरे घटेगी, तभी बिल्ली बचेगी, नहीं तो ठीक है लग जाएगी उसे। तो यहाँ 15² इंटू एस की वैल्यू कितनी है भाई, 114। मल्टीप्लाई करें 225 डिवाइडेड बाय
8 to 2, एक से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा कम है AR. This much meter per second square retardation should be produced just to save the cat. और ये just to save the cat है, मतलब this is the minimum retardation. If you are going to apply more than this retardation, definitely गाड़ी कहीं यहां रुक जाएगी, बहुत पहले रुक जाएगी. यहां तो हमने जो निकाला, अभी जो निकाला, उसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है 114, यानी उसको रोकेंगे भी 114 मीटर चलाकर ही, यानी कैट के जस्ट एकदम पास में, एकदम पास में, ऐसे देख के डर जाए बस बावली कैट. ठीक, बट ये चीज नोटिस करिएगा कि ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, इससे पहले हमने रिएक्शन टाइम नहीं था, इमीडिएटली ब्रेक लगाया था भैया, लेकिन अब वाले में ऐसा नहीं है. 6 मीटर हमने हटा दिया है 120 में से, बचा 114 मीटर ही इज योर रिमेनिंग डिस्टेंस इन विच द कार नीड्स टू बी स्टॉप्ड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 पे खतरा. देखते हैं खतरा होगा या हम इस खतरे को एक उड़ान की तरह छक्का मारकर हम बाउंड्री से बाहर फेंक देंगे. चलिए, तो अब बुलेट भाई साहब, एक तो 17 पे खतरा, ऊपर से बुलेट. देखिए अपने आप आए क्वेश्चन इस नंबर पे, ठीक है, हमारा कोई रोल नहीं इसमें. अब बुलेट विथ इनिशियल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स अ वुडन प्लैंक. यानी हमारे पास एक वुडन प्लैंक है, ये वुडन प्लैंक है, इसमें ये बुलेट इनिशियल वेलोसिटी v से हमने मार दी गोली, v मीटर पर सेकेंड मार दी गोली. ठीक है, अब आफ्टर पासिंग थ्रू द प्लैंक, वन प्लैंक, इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. यानी अगर हमने गोली एकदम प्लैंक के पास में जाके मारी और v मीटर पर सेकेंड से मारी, तो जब वो इस प्लैंक से बाहर निकलेगी तो उसकी वेलोसिटी हाफ यानी v/2. एंड सी इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. यानी अगर इनिशियल v था तो फाइनल v/2 यानी उसका आधा हो जाएगा भैया. द वेलोसिटी विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, यानी v/2 मीटर पर सेकेंड हो गया. ठीक है, अब कह रहा है एज्यूमिंग ईच प्लैंक ऑफर्स द सेम रेजिस्टेंस टू द बुलेट. यानी अगर ऐसे और भी प्लैंक्स लगा दिया जाए और सब के सब प्लैंक सेम रिटार्डेशन बुलेट को दें, तो डिटरमाइन हाउ मेनी सच प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट कंप्लीटली. पूरी तरीके से बुलेट अगर आप चाहते हैं कि रुक जावे, इफ यू वांट कि वो रुक जाए, ठीक है, तो क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने का. अरे हमें थोड़ी पता है कितने प्लैंक लगेंगे. ठीक है, हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी गई थी कि भैया अगर एक प्लैंक है, वी हैव वन प्लैंक, ठीक है, वन प्लैंक, देन द वेलोसिटी विल रिड्यूस हाफ, यानी v से v/2 हो जाएगी. बस इतना पता था. तो अपन क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लैंक लेते हैं और उनको ऐसे सीरीज में रख देते हैं, एक के बाद एक रख देते हैं. अपने को नहीं पता कितने प्लैंक है, रख दिए. और सबसे प्रोवाइडेड रिटार्डेशन भी क्या है, सेम. ये प्लैंक, ये प्लैंक, ये प्लैंक, ऐसा प्लैंक ही बनाते रहोगे क्या? नहीं, चल हो गया बेटा. तो यहां पे वेलोसिटी v से एंटर किया और वो कह रहा है कि इतने प्लैंक्स लगाओ, इतने प्लैंक्स लगाओ टू स्टॉप द बुलेट कंप्लीटली. यानी अपनी, सॉरी प्रीवियस में नहीं, नेक्स्ट में जाना था. तो अपनी इच्छा क्या है कि जब हमने इनिशियली एक प्लैंक पे बुलेट दे मारी मतलब 1 से मारी, तो v वेलोसिटी से जाकर v/2 से बाहर निकली. तो भैया एक प्लैंक तो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्या पता 2 कर दे, 3 कर दे, अपने को क्या पता. तो अपने ने मान लिया कि n प्लैंक्स हैं, वी हैव n प्लैंक्स पुट टुगेदर इन सीरीज. एंड ऐसा कुछ हो कि भैया आखिरी वाले प्लैंक से बुलेट बाहर निकले ही ना, या निकले भी तो 0 मीटर पर सेकेंड से निकले. ये मान के चल, क्या दिक्कत है. अब वो ऐसा कितने प्लैंक में कर पाएगा, वी हैव टू सी दैट. वो हमें जोना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. अच्छा, मिक्स्ड लैंग्वेज, ओके. तो अब क्या करें, मान लीजिए फर्स्ट सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, तो विल गो फॉर द इक्वेशन v² = u² + 2as. अब क्योंकि सवाल ने कह दिया कि एक प्लैंक जितना रिटार्डेशन देगा AR उतना सब देंगे, सबका सेम होगा, तो हम उसको A ही लिख के काम चलाएंगे. चाहो तो नेगेटिव लिख लो, कोई बात नहीं. ठीक है, अब पहले वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में, द फाइनल वेलोसिटी इज v/2 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज v का स्क्वायर, प्लस एक्सेलरेशन माइनस a लिख देता हूं, या AR लिखो, बार बार के R लिखना रह जाएगा, बट कोई नहीं, चलो क्वेश्चन कर रहे हैं. और यहां जो प्लैंक है, लेट्स से उसकी थिकनेस है x. तो ये जो भी वेलोसिटी आधी हो गई, आधी, यूज्ड टू नहीं, आधी, हाफ हो गई, v से v/2 हो गई, इस पर्टिकुलर थिकनेस में हुई, x डिस्प्लेसमेंट में हुई है. ये x डिस्प्लेसमेंट में हुआ. ठीक है, अब अगर ये x डिस्प्लेसमेंट में हुआ है तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी. थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं. ठीक है, सॉल्व कर लें इसको. तो 2AR × x इज v² - v²/4. यानी इसको यहां लाकर लिख लें अगर, ठीक है, यहां लाकर लिख लें तो v² - v²/4 आएगा 3v²/4 इज इक्वल टू 2AR × x. ये फर्स्ट इक्वेशन है. और ये हमने कहां से ऑब्टेन किया है, एक प्लैंक से. दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन प्लैंक, एक कहीं से मिला है. अब आते हैं इसके ऊपर, इस सिचुएशन को लिखते हैं.
तो यहां पे अगर हम लिखेंगे फिर से वही इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ध्यान दीजिएगा फाइनल वेलोसिटी विल बिकम जीरो, जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे v का स्क्वायर, अरे v से आया था फाइनल रोकना है, प्लस 2 इंटू माइनस ए आर इंटू एन इंटू एक्स। अरे ये का है भाई, गड़बड़ा गया मामला, मास्टर बोर आ गया भाई। नहीं, अरे जब एक प्लैंक की थिकनेस x है तो सबकी x होगी, तो टोटल प्लैंक की थिकनेस कितनी हो जाएगी, जितने प्लैंक्स हैं यानी n इंटू एक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो इससे मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ar इंटू एन टाइम्स एक्स। वो ar क्या है मैं इसलिए नहीं लिखना चाहता था ना कि कहीं r को आप नया टर्म न समझ लें, सब्सक्रिप्ट है वो n इंटू एक्स, अरे नीचे लिखा है भैया। इससे मिला सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज ले रहा हूं और मैं इक्वेशन पहले कॉपी कर दूं। 3v स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू क्या था, 2ar इंटू एक्स, 2ar इंटू एक्स फर्स्ट, और दूसरे से मिला है v स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ar इंटू एन टाइम्स एक्स, सेकेंड इक्वेशन। लेट्स डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट। जब ऐसा करेंगे तो LHS वाले पार्ट में क्या बचेगा, तो 3v स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर इज इक्वल टू 2arx कट गया और क्या बचेगा n। अब v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, कुछ उल्टा कर दिया है, रुकिए 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 रुकिए, भाई साहब गड़बड़ाता है मामला भाई, स्लाइड चेंज करने में, इसीलिए साथ बने रहना बहुत जरूरी है। सेकंड बाय फर्स्ट किया ना, तो सेकंड बाय फर्स्ट करेंगे तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3v स्क्वायर बाय 4, अरे अपने आप पता चल जाता है। अब तुम खुद सोचो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो n की वैल्यू 1 से कम आ रही है, 3/4 आ रही थी, तभी मेरा दिमाग खनक गया कि अबे n की वैल्यू 1 से कम कैसे, जब एक प्लैंक लगाने से वेलोसिटी हाफ हो पा रही है तो 1 से कम लगाने पर रोक देगा, कॉन्ट्राडिक्टरी। और कोई नहीं, ऐसा एग्जाम्स में हो सकता है भाई, आप वहां पे बहुत छोटी जगह में कर रहे हैं, बहुत कुछ पहले से प्री रिटन है, जितना जगह है उतने में जुगाड़ बिठाना है, हो सकता है गलती हो जाए, दिमाग है भाई। और मैं तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ सिस्टम को देख रहा हूँ, राइट जहाँ कर रहा हूँ वो देख रहा हूँ, आपसे आंखें मिलानी है, ठीक है, क्योंकि नजरें तो हम मिलाएंगे भैया, नजरें वही नहीं मिलाते जो चोर होते हैं, हम चोर नहीं, हम ईमानदार हैं अपने सब्जेक्ट के लिए, अपने कंटेंट के लिए, और जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है उसके लिए, ठीक है, कोई कमी नहीं। तो यहाँ v स्क्वायर, अच्छा अब जब उसको सेकंड वाले पार्ट में काटेंगे तो यहाँ पे n बच जाएगा, ठीक, वो तो दिख ही रहा है, वो तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उल्टा लिख दिया था बस किसी, तो v स्क्वायर कट गया, 4 पलट के ऊपर आंसर आएगा 4/3 विच इज n। अच्छा तो सरकार n की वैल्यू 4/3 आई, 4/3 का मतलब 1.3333, यानी सर अगर 1.33 प्लग लगा देंगे तो अपना काम हो जाएगा। बट अब प्रॉब्लम क्या हुई, जब जिस बच्चे ने सवाल को सॉल्व किया उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन थे 1 2 3 4, अरे 1.33 तो हैया नहीं है, क्या करिएगा भैया। अच्छा अब वो प्लैंक कैसे फाड़ के तो लाएगा नहीं कि चलिए हंसिया है अपना ऐसे लगा के एकदम फाड़ के वो पोर्शन ले आते हैं और जोड़ दें, ऐसा तो होगा नहीं, सिंपल है। तो या तो प्लैंक 1 है या प्लैंक 2, अच्छा 1 लेंगे तो आधी कर पाता है, 2 लेंगे तो 1.33 में रोक देता था, यानी 2 प्लैंक ले लिए तो पक्का रुक जाएगा, आंसर होगा सेकेंड, नॉट 1.33। व्हाई, बिकॉज 1.33 में 0.33 इज फ्रैक्शन। अबे प्लैंक थोड़ी आधा अधूरा लेके जाओगे, प्लैंक तो पूरा ही लेना पड़ेगा भैया, मर्जी ना चाले है अपनी। तो आंसर है 2, यानी राउंड ऑफ करके वी हैव टेकन दी हायर इन, जो नेक्स्ट हायर इंटीजर था उसको हमने चूज कर लिया, क्योंकि लोअर वाला चूज करने में प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं, बुझे। चलिए 18th नेक्स्ट क्वेश्चन।